तो क्या आप जानते हैं कि सरकार इस साल कितना खर्चा करने जा रही है? कितने नए स्कूल्स बनाएगी, कितने नए हॉस्पिटल्स बनाएगी, कितने नए एम्स बनेंगे? क्या सरकार की इनकम इस साल कितनी होने वाली है? सरकार अपने टैक्स से कितना पैसा कलेक्ट करने वाली है? क्या आप लोगों को पता है? इवन सरकार इस बार कितना पैसा उधार लेगी? क्या हम लोग इन चीजों के आंसर जानना चाहते हैं? तो अगर हम इन चीजों के आंसर जानना चाहते हैं तो हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो इस आज के वन शॉट के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट का आंसर करने जा रहा हूं, जहां पे हम जानेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या हो, सरकार बजट क्यों बनाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सरकार किस किस टाइप का रेवेन्यू कलेक्ट करती है, सरकार की इनकम कहां से होती है, सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सरकार वो पैसा आने के बाद खर्चा कहां पे करती है, सरकार कितनी उधारी लेती है, क्या हमारी सरकार उधारी पे चल रही है, और इवन उस उधारी पे जो इंटरेस्ट बनता है सरकार इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उधारी लेती है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आज का वन शॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर 6 मार्क्स का चैप्टर है आपके 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, एक एक चीज का आज आंसर जानेंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम गवर्नमेंट बजट पढ़ने जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर देखा जाए तो इसकी वेटेज मैक्रो इकोनॉमिक्स में 6 नंबर की है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आज एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं, जो कि 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अगर आपको वेटेज पता होगी तो 3 ऐसे चैप्टर हैं जो 6 नंबर के हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका गवर्नमेंट बजट हो गया, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही आपका एक हो गया मनी एंड बैंकिंग, ये भी 6 नंबर का, और एक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 6 नंबर के हैं। नेशनल इनकम की बात करूं तो ये 10 का है, और इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर ये 12 नंबर का। इस तरीके से 40 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। आओ, काफी प्रैक्टिकल चैप्टर, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर। तो कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे और मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें, गवर्नमेंट बजट क्या है? बेटा गवर्नमेंट बजट सब छोड़ो, सबसे पहले आप ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। इधर आओ सारे के सारे। सबसे पहले तुम लोग ये जानना स्टार्ट करोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। देखो, किसी भी कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं, अभी सब भूल जाओ मैं पढ़ा क्या रहा हूं, पहले जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। किसी भी कंपनी की अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है तो मैं जनरली 2 या 3 चीजें उठा के देखूंगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है ना, सीएफएस, 3 चीज आ जाती हैं। तो मैं उठाऊंगा, उसमें देखूंगा कंपनी की, मेरे को पता चलेगा भाई पोजीशन कैसी चल रही है, कंपनी की इनकम कैसी चल रही है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल्स पता चल जाएंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी कंपनी हेल्दी है या नहीं है, पैसे लगाने लायक है या नहीं है, मेरे को सारी बातें वहां से क्लियर होने लगेंगी। अब मेरे को यह देखना है कि भैया सरकार क्या काम करने वाली है इस साल, सरकार कितना खर्चा करने वाली है, सरकार की कितनी इनकम होने वाली है, सरकार कितना उधार लेने वाली है। सारी बातें अगर मेरे को जाननी है तो मेरे को सरकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी। और सरकार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैलेंस शीट नहीं बोलती, सरकार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पीएनएल नहीं बोलती, ना उसको कैश फ्लो बोलती। सरकार पता है क्या बोलती है? सरकार उसको बोलती है बजट। बजट। तो सर बजट क्या है? बेटा बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखो वर्ड आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी सर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली क्या होती है? पैसे का आना और पैसे का जाना, ऐसी स्टेटमेंट जहां पे हम पैसे का आना और जाना दिखाते हैं, यानी इनकम और खर्चा दिखाते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। सर एनुअल का मतलब बेटा ईयरली, साल में एक बार बनाई जाती है, पहली बात। ठीक है सर। गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर किस चीज की? एक्सपेक्टेड रिसीट्स। एक्सपेक्टेड रिसीट्स मतलब फ्यूचर में होने वाली, एक्सपेक्टेड मतलब अभी हुई नहीं है बट हमें एक्सपेक्टेशन होंगी, फ्यूचर में होने वाली रिसीट्स, जिसको आप रिसिप्ट्स बोलते हो। एंड बेटा एस्टिमेटेड, अभी हुए नहीं है, हमने अंदाजा लगा लिया, बट ये भी फ्यूचर में होंगे। मैं बार बार वर्ड लिख रहा हूँ फ्यूचर, अभी मैं आऊंगा इन सब चीजों पे एक एक। इस डेफिनेशन के चीथड़े उड़ा देंगे आज। ठीक है हाँ। तो एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी साल में सर एक बार बनाई जाती है। हाँ जी बेटा, साल में एक बार बनाई जाने वाली सरकार की ऐसी स्टेटमेंट जो सरकार की एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिखाती है, उसी को सरकार बजट बोलती है। अब जनरली ये आता कब है? आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा 1 फरवरी को आता है। कब आता है ये? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को सरकार बजट लेके आती है।
ठीक है, इसको कहाँ पेश करा जाता है बेटा? लोकसभा के अंदर, हो सकता है मैंने लिखा हो अभी, देखेंगे। ठीक है, लोकसभा के अंदर पेश करा जाता है। अच्छा, लोकसभा के अंदर पेश तो करा जाता है, कौन इसको पेश करता है? कौन पेश करता है? प्रेजेंट कौन करता है बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती होगी इसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर देता है। एक टाइम था हमारे देश के अंदर रेल बजट भी अलग आता था, बट और वित्तीय, देखो वित्तीय बोलते हैं इकोनॉमिक बजट, दो बजट आते थे, रेल अलग, इकोनॉमिक अलग, पूरे देश का अलग। फिर एक टाइम आया कि दोनों बजट को हमने मर्ज कर दिया और एक ही बजट आता है, 1 फरवरी को आता है। हर साल 1 फरवरी को आगे आने वाले पूरे साल में सरकार कितने खर्चे करेगी, सरकार की कितनी इनकम होगी, उसकी पूरी एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। सिंपल। तो सर कौन प्रेजेंट करता है बेटा इसको? फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा के अंदर। ठीक है सर। सर प्रिपेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, डीओई। ठीक है, सॉरी डीओए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, बल्कि डीओई बोलो उसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये आता कब है? देखो सारी बात लिख रही है, 1 फरवरी को आता है एनुअली। ठीक है सर। अच्छा, इसका फोकस क्या होता है बेटा? देखो फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग पे सरकार ने कितना खर्चा करा या सरकार की कितनी इनकम हो, ये नहीं दिखाता। फ्यूचर में सरकार कितना खर्चा करेगी, सरकार की कितनी इनकम होगी, ये दिखाता। सिंपल। अब सर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, बट अगर हमें ये चेक करना हो कि सरकार ने पिछले साल कितना खर्चा करा, सरकार की पिछले साल कितनी इनकम हुई, तो कहां से देखें हम? तो बेटा वो आप लोग देखोगे, एक और डॉक्यूमेंट आता है इकोनॉमिक सर्वे का। सर इकोनॉमिक सर्वे कब आता है बेटा? बजट से एक दिन पहले आता है। और बजट से एक दिन पहले मतलब बताओ? 31 जनवरी। ठीक है, देख लेना, बल्कि 30, आप इसकी डेट देख लेना, अपने आप ही पता चल जाएगी आपको सारी की सारी बातें। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि जनरली देखो इसको कब रिलीज करा जाता है? एक दिन पहले रिलीज करा जाता है। किससे बेटा? हमेशा बजट आने से पहले इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन पहले रिलीज करा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है बेटा पास्ट में जितनी भी हमने परफॉर्मेंस करी है, यानी पूरे साल में पिछले साल हमने जितनी भी परफॉर्मेंस करी है उसका रिव्यू देना। यानी कहने का मतलब है इस साल बजट बनाया, इस साल हम जितने खर्चे होंगे, इनकम होंगे, चले जाए फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हो, गवर्नमेंट बजट के अंदर लिख दिया। बट फिर हमें यह भी तो देखना होगा कि भाई हमने पिछले साल कैसा परफॉर्म करा, रिपोर्ट कार्ड भी तो देखना है। तो एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे इज द रिपोर्ट कार्ड, इज द रिपोर्ट कार्ड। ये क्या है? रिपोर्ट कार्ड है बेटा। कोई प्रॉब्लम की बात? ठीक है, डन। तो पहला मुझे समझ में आ गया सर, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बोलो, क्लियर है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है सबको? आगे चलें? हाँ जी, अब आगे चलते हैं। सर अब चैप्टर किस तरीके से आगे चलने वाला है उसका जरा फ्लो बना दो पूरा, है ना? और उस फ्लो को मैं अभी बोल रहा हूं कंपोनेंट्स। पूरा चैप्टर चलने वाला है बेटा दो पार्ट में। देखो कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब था पार्ट्स। बजट के दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट है बेटा आपका रेवेन्यू बजट, ठीक है सर। और इधर है बेटा कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? डन है? हाँ जी सर। सर रेवेन्यू बजट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। रेवेन्यू बजट को फर्दर आपके दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। देखो आर का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसीट्स और आर का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे तो साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है। हाँ, अदरवाइज तुम लोगों को अगर ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। मेरा टेलीग्राम है अमान _sir_अड्डा 247। अदरवाइज आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, _.अमान सर पे। ये मेरा इंस्टा है, आईजी है, इस पे मेरे को टेक्स्ट कर देना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? ठीक है, हाँ जी। अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा रेवेन्यू बजट की अगर बात करें तो रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसी कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ जी सर। अब सर रेवेन्यू रिसीट्स भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है सर। रेवेन्यू रिसीट्स भी फर्दर दो पार्ट में। सर सरकार के पास या तो पैसा आता है टैक्स से या अदर देन टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ जी सर। सर ऐसे ही टैक्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हाँ जी सर, टैक्स भी दो टाइप के। सर एक तो है डायरेक्ट टैक्स, है ना, और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस
और बेटा कौन से टैक्सेस इनडायरेक्ट, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आगे पूरा चैप्टर चलने वाला है, ये देख लो, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू बजट से। आओ सर, रेवेन्यू बजट क्या है बेटा? देखो, रेवेन्यू बजट की बात अगर मैं करूं, व्हाट इज रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट वही चीज है जिसके अंदर दो चीजें लिखी जाती हैं, दो चीज इंक्लूड करता है। क्या क्या? एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर आओ सर, रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स क्या बेटा? रेवेन्यू रिसीट्स एंड बताओ जरा क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नथिंग एल्स। तो रेवेन्यू बजट इज द बजट विच इंक्लूड्स टू थिंग्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात खत्म। यानी सर, इसको समझने के लिए हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो हमें रेवेन्यू रिसीट समझनी पड़ेगी, दूसरा हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझना पड़ेगा। करेक्ट है बात? तो सबसे पहले क्यों ना हम रेवेन्यू रिसीट्स को पढ़ना स्टार्ट करें। आओ सर, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? रेवेन्यू रिसीट्स। आओ रेवेन्यू रिसीट्स को पढ़ना स्टार्ट करें। अब रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना, ठीक है, आना, पैसा आना, पैसा आ रहा है ना? हाँ जी सर, पैसा आना। सर कौन सा पैसा आना बेटा? ऐसा पैसा आना, ठीक है, जिसके आने से ना तो, देखो क्रॉस लगाए, ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी और ना ही कोई आपकी एसेट कम होगी। यानी सर कहने का मतलब, ऐसा पैसा आ रहा है मेरे पास, ना तो आने से मेरी कोई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी जो मेरे को किसी और को वापस करनी है, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट्स। कहने का मतलब वो पैसा आना जिसके आने से ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी और ना तो मेरी कोई एसेट्स क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट्स। ठीक है सर? हाँ जी सर। सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ। आओ, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये लो भाई, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला। ठीक है, सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था बेटा, सरकार को इंटरेस्ट मिला। अब तुम्हें क्या लगता है, सरकार को जो इंटरेस्ट मिला उससे सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या सरकार की कोई एसेट कम हो गई? नहीं, बल्कि कैश आ रहा है तो एसेट तो और बढ़ेगी। तो कैश देखा जाए आ रहा है तो एसेट कोई कम भी नहीं हो रही, एसेट बल्कि बढ़ रही है। तो सर ये कौन सी रिसीट्स मानी जाएगी बेटा? इट इज क्लियरली आरआर। ये क्या है? आरआर है, रेवेन्यू रिसीट्स है। मुझे लगता है क्लियर हो गई बात। अब सर आपने क्लियरली हमें बताया था जब आपने फ्लो चार्ट बनाया था कि रेवेन्यू रिसीट्स भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक टैक्स में और नॉन टैक्स में, है ना? तो ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, पहले टैक्स पढ़नी पड़ेगी। आओ सबसे पहले टैक्स पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो सर रेवेन्यू रिसीट्स भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप में डिवाइडेड है। सर कौन कौन सी? मैंने क्लियरली बता दिया था सर। एक तो कौन सी है बेटा? एक तो आपके सामने है टैक्स रिसीट्स, ध्यान रखोगे, याद कर लेना साथ साथ में। और दूसरा कौन सा है? दूसरा मेरे बेटा नॉन टैक्स रिसीट्स। याद? चलो याद हो गई? हाँ जी सर। सर सबसे पहले टैक्स को पकड़ ले। बिल्कुल पकड़ो, टैक्स को नहीं पकड़ा तो टैक्स तुम्हें पकड़ लेगा। सर टैक्स क्या है बेटा? टैक्स है कंपलसरी पेमेंट। याद करो जरा जल्दी मेरे साथ, क्या वर्ड याद करो? कंपलसरी पेमेंट। बेटा टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को। याद हो गई? सर टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फर्म्स एक्सेट्रा विदाउट एनी रिटर्न। वापसी में कुछ नहीं मिलना। सर सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, हम लोग हो गए, कंपनीज हो गई, हम टैक्स पे करते हो सर, वापसी में सरकार हमें कुछ भी नहीं देती, ये देती है ऐसे, है ना? बोलती हाँ बहुत ही बढ़िया, और कुछ नहीं मिलता हमें। तो सर टैक्स क्या है बेटा? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। सर किसको बेटा? टू दी सरकार, टू दी गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हाँ, और हमें वापसी में कुछ नहीं मिलता, विदाउट एनी रिटर्न। तो सर नेचर ऑफ पेमेंट टैक्स आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बेटा यूनिलेटरल होते हैं, वापसी में हमें कुछ मिलता नहीं है, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, बट हमारी क्या लीगल ऑब्लिगेशन होती है इसको पे करना? बिल्कुल, क्योंकि कंपलसरी है। अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आप पे बेटा फाइन्स लगेंगे, पेनल्टीज लगेंगी और लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है। अब सर बात करते हैं यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है सर, हमारे देश के अंदर कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं बेटा? दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। एक तो है बेटा डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा पता है कौन से? इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद हो जाएगी बात? बताओ, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एक एक करके पकड़ते हैं। सर डायरेक्ट टैक्सेस क्या है बेटा? दीज आर दी टैक्सेस इन विच, दो वर्ड याद रखो, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, दो वर्ड, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। दीज आर दी टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट both fall on the same person, on the same person। सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं।
बेटा ये वो टैक्सेस हैं, दीज आर द टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन, हमेशा दोनों सेम बंदे पे लगते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या तात्पर्य है। इधर आओ सर, ये क्या है बेटा, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट both fall on different person, both fall on different persons। ये लो भाई, सिंपल सोबर, ठीक है। हाँ सर, सर समझे क्या, सबसे पहले आओ डायरेक्ट टैक्सेस समझना स्टार्ट करते हैं। आओ सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस समझना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस है क्या? डायरेक्ट टैक्सेस बेटा वो टैक्सेस होते हैं कि जिस इंसान पे टैक्स लगा रहे हो पे भी अगर वही कर रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स माने जाएंगे। कहने का मतलब सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मान लो सर ये है, ये हो आप, चलो मैं हूं ये, आप क्या मान सर? सर सरकार ने आपके ऊपर क्या लगाया बेटा, इनकम टैक्स लगाया, मेरे ऊपर टैक्स लगाया सर। तो सर सरकार को पे भी तो आप करोगे, सरकार को बेटा मैंने क्या पे करा, इनकम टैक्स पे करा, ठीक है। मेरे पे लगा, इंपैक्ट भी मेरे पे आया, मैंने ही पे करा बेटा। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन द सेम पर्सन, जिस पे लगा रहे हो पे भी वही कर रहा है। ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे टैक्स को हम, ढंग से सुनना, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन द सेम पर्सन। सर कितने टाइप के हैं बेटा, काफी सारे एग्जांपल मैंने ले रखे हैं। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके टैक्सेस जो हैं, जिस बंदे पे लगाते हो पे भी सरकार को वही करता है। तो these are the taxes in which incidence and impact both fall on the same person. सर a tax where incidence का मतलब जो पे कर रहा है, ठीक है, एंड इम्पैक्ट जिसके ऊपर बर्डन जा रहा है, ठीक है, फॉल ऑन दी सेम पर्सन, बात खत्म। तो अगर दोनों चीज सेम बंदे पे लग रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अच्छा इसके फीचर्स क्या हुए, पहली बात बेटा ये नॉन शिफ्टेबल हो गया। नॉन शिफ्टेबल मतलब आप इसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी देखना तो उसके अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं बर्डन को, यहां नहीं कर सकते। सर एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने दे रखा है, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन एन इंडिविजुअल्स इनकम एंड दे बियर द इंटायर बर्डन ऑफ पेमेंट देमसेल्व्स, खुद ही उनको पे करना पड़ता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? हाँ जी सर। अब सर मैंने काफी सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए, जैसे इनकम टैक्स का आपको समझ में आ गया क्या होता है बेटा। इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स की इनकम पे लगता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स का मतलब जैसे अभी मैंने अपना एग्जाम्पल लिया। सर कॉर्पोरेट टैक्स ये भी इनकम टैक्स होता है, बट ये कंपनी के प्रॉफिट्स पे लगता है। किस पे लगता है? तो जिस कंपनी के प्रॉफिट पे लग रहा है सरकार को पे भी वही कंपनी करेगी। सर वेल्थ टैक्स बेटा इसको संपत्ति कर बोलते हैं, ये लगता था 2015 तक, अब नहीं लगता, हमारे देश के अंदर हटा दिए गए। बट जिसके ऊपर लगता था, ठीक है, पे भी सरकार को वही करता था। होता क्या था मुझे पता, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, 30 लाख तक तो माफी थी, 30 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट जाता था उसका 1% लगता था। मान लो 35 लाख रुपए चला गया आपकी साल की वेल्थ, मतलब प्रॉपर्टी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, सब चीज इसके अंदर, गाड़ी बंगला सब कैलकुलेट करती थी सरकार एक साल का। तो 5 लाख देखो ज्यादा जा रहा है 30 लाख से, तो इसका 5 लाख का 1% कितना होगा, 5,000 रुपए। तो साल के बेटा 5,000 रुपए हमें सरकार को क्या पे करने पड़ता था, वेल्थ टैक्स, ऐसे होता था। तो जिस बंदे की वेल्थ थी सरकार को पे भी वही करता था, ठीक है। हाँ जी। गिफ्ट टैक्स बेटा, गिफ्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट टैक्सेबल होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो साल का 50,000 रुपए तक का तो गिफ्ट दे सकते हो तुम, वो माफी है। बट 50,000 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी चला गया ना तो पूरे टोटल पे टैक्स लगता है, और इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट लगता है। इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है कि जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है वही टैक्स पे करेगा। तो सरकार ने लगाया भी उस पर और वही सरकार को टैक्स पे करेगा, गिफ्ट टैक्स, ठीक है। इनहेरिटेंस टैक्स पहले लगता था, इसको डेथ टैक्स भी बोलते थे। कैपिटल गेन टैक्स, एसटीटी वगैरह ये सब देखने की जरूरत नहीं, ऊपर ही बस कुछ देख लो, इनको याद कर लो, अदरवाइज मैंने पूरा तो दे ही रखा है। ये पूरी पीडीएफ कहां से लोगे? टेलीग्राम से मेरे, समझ गए बात? aman_sir_अड्डा 247 यहां से लोगे इसको, ठीक है। हाँ, या टाइप कर देना टेलीग्राम पे जाके, आ जाएगा, वहां से इसको पूरा का पूरा ले लेना। आगे चलते हैं सर। अब सर इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? अब देखो ये थोड़े डिफरेंट टैक्सेस हैं बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इफेक्ट बोथ फॉलो ऑन द डिफरेंट पर्सन। कहने का मतलब यह है कि ये लगता किसी पे, सरकार ने लगाया इस बंदे पे टैक्स, ठीक है, हाँ इस पे टैक्स लगाया। अब क्या हुआ, इसने वो बर्डन शिफ्ट कर दिया आगे। बर्डन किस पे डाल दिया? बर्डन डाल दिया आगे वाले बंदे पे। अभी मैं बताऊंगा होता कैसे।
और टैक्स इसने पे करा सरकार को, ठीक है। तो सर यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, लगता किसी पे है, पे कोई और करता है। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। तो दीज आर द टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, इसके एग्जाम्पल मैं भी लूंगा, पहले जरा देखें, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन कहाँ है? यहाँ तो एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, है ना, और लिख भी रखा है मैंने पीछे, ये रहा, ठीक है। इन दीज आर द टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी, देखो डिफरेंट पर्सन, अलग अलग बंदों पे फॉल होता है। अब सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल पता है क्या है? सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, अभी मैं बहुत सारी चीजें और बताऊंगा इस टैक्स के बारे में। अब सर्विस टैक्स हमेशा किसको देना पड़ता है? सर्विस प्रोवाइडर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास फोन है, आप उसके अंदर रिचार्ज करते हो, तो जब आप रिचार्ज करते हो आपको लिखा नहीं आता, आप जीएसटी पे करते हो, है ना, जीएसटी। रिचार्ज के ऊपर आप लोग जीएसटी पे करते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर को, करते नहीं करते? अब मान लो आपके पास एयरटेल का सिम है, आपके पास एयरटेल का सिम है ना, तो सरकार ने बोला है सर्विस, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कि भाई आपको हमें पे करना पड़ेगा टैक्स। बट वो क्या करते हैं, वो उस टैक्स के अमाउंट को प्राइस में ऐड करते हैं रिचार्ज के, और आपसे वसूल कर लेते हैं। सरकार ने सर्विस टैक्स पे लगाया, सर्विस प्रोवाइडर्स पे। जो बंदा एक हमारे देश के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दे आर लाइबल टू पे सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो अब उन पे लगा, उन्होंने क्या करा, उस बर्डन को किस पे शिफ्ट कर दिया? आगे वाले कंज्यूमर पे, प्राइस में ऐड करके। बर्डन किसने बियर करा? फाइनल कंज्यूमर ने। तो इंसिडेंस किसी पे, इंपैक्ट किसी पे, ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं। पहले एक एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था, अब ये सब जीएसटी हो गया, बताऊंगा। सेल्स टैक्स भी लगता है ना, सेल्स टैक्स। ऐसे एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी लगती है, क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। काफी सारे ऐसे टैक्सेस हैं, ठीक है, लगभग कम से कम 20-21 ऐसे टैक्सेस थे। सबको मर्ज करके सरकार ने क्या बना दिया बेटा? अब जीएसटी, सबको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो सर कौन कौन से बेटा, देखो सबसे पहले ये लिखा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। हाँ जी सर, इसने वैट, वैल्यू एडिड टैक्स को, ठीक है, वैल्यू एडिड को एड वोलेरम भी बोलते हैं, एड वोलेरम टैक्स, ध्यान रख लेना, ठीक है सर। सर्विस टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को, ठीक है, और मैनी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बेटा मर्ज कर लिया, सबस्यूम कर लिया, और अब एक सिंगल टैक्स है, दैट इज को क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है सर। सर कस्टम ड्यूटी लगती थी, कुछ चीज हम इंपोर्ट करते थे तो, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो। सर सेल्स अगर हम कोई चीज बेच रहे थे, है ना, ठीक है, उस पे। सर सर्विस टैक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स पे। एंटरटेनमेंट टैक्स, पीवीआर वगैरह जो एंटरटेनमेंट दिखा के पैसा कमाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इंसिडेंस किसी पे लगता है, इंपैक्ट किसी पे आता है। समझ गए बात को, है ना? तो ये सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। अब दो बातें बनती हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बनती है रिग्रेसिव की, ठीक है, एक बनती है प्रोग्रेसिव की। आओ जरा, अब जितने भी टैक्सेशन आप पढ़ते हो, या तो वो रिग्रेसिव होते हैं या वो प्रोग्रेसिव होते हैं, जितने भी टैक्सेशन पढ़ते हो। तो अगर वो प्रोग्रेसिव है, क्या है वो टैक्स? अगर प्रोग्रेसिव, तो इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूं, डोंट वरी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? अगर टैक्स का रेट इनकम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, यानी मैं अमीर होता जा रहा हूं अपने देश के अंदर, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, तो बेटा सरकार बोलेगी आप पे जो टैक्स लगता था उसका रेट भी बढ़ेगा, आप ज्यादा टैक्स पे करोगे। और अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं रेट ऑफ टैक्सेशन भी कम दूंगा, देश के अंदर टैक्स कम पे करूंगा। यानी सर इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें, ये जो आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बेटा रिचर सेक्शन टैक्स ज्यादा पे करेगा। तो रिचर सेक्शन के ऊपर टैक्स का बर्डन आ रहा है, टैक्स का बर्डन किस पे फॉलो हो रहा है? रिचर सेक्शन पे। ऐसे टैक्सेस को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोला जाता है, और हमारा देश बेटा ऐसे ही पॉलिसी फॉलो करता है। मैं सबसे बड़े इसका एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका हमारा एट प्रेजेंट करंट स्लैब। चलो मैं दोनों स्लैब लेता हूं। एक टाइम पे पता है स्लैब क्या था, चलता था, जब हम इनकम टैक्स वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, तो पता है कितना स्लैब रेट था? कैसा था कि 2.5 लाख तक ना, ठीक है, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ऐसे बोलते थे कोई टैक्स नहीं, अगर साल की इनकम आपकी 2.5 लाख है, कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता था इनकम टैक्स में। फिर बोलते थे 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो गई,
तो आपको अपनी इनकम का 10% पे करना पड़ेगा। फिर बोलते थे 5 लाख से अगर 10 लाख हो गई आपकी इनकम तो आपको अपनी इनकम का 20%, और अबव 10 लाख चली गई, अबव 10 लाख तो इनकम का 30% देना पड़ेगा। एक टाइम ये स्लैब रेट भी पढ़ाता था मैं, पहले इनकम टैक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ाता था बच्चों को मैं, ठीक है, तो ये पढ़ाता था मैं। अब एट प्रेजेंट की बात करूं ना तो यही बेटा 12,60,000 से स्टार्टिंग होती है, तो 12,60,000 पे भी आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, निल है। समझ रहे हो बात को? तो इसी एग्जाम्पल को अभी मैं ये वाला स्लैब भी दिखा दूंगा आपको। मैं बोल रहा हूं अगर मैं इसी एग्जाम्पल को देखूं तो ऐसा नहीं है जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो रेट ऑफ टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है तो रेट ऑफ टैक्सेशन भी कम हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, हमारे यहाँ इनकम टैक्स जो है, और इनकम टैक्स छोड़ो, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितने भी क्या हैं डायरेक्ट टैक्सेस, दे ऑल आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये ऑल आर प्रोग्रेसिव हैं, सारे के सारे रिचर सेक्शन पे बर्डन डालते हैं, और सही बात भी है। आओ जरा एक चीज और देख लें, ठीक है? हाँ, अब ढंग से सुनना बात को, ढंग से सुनो। यहां पे हम देखें, स्लैब देखें, इनकम टैक्स स्लैब्स, ठीक है, 25-26 क्या दिखा रहा है देखें, कितना दिखा रहा है? द रिवाइज टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू रिजीम दिखा रहा है 1 अप्रैल 2025 से एज फॉलोज। कितना दिखा रहा है? अप टू 4 लाख निल दिखा रहा है। वो भी है, वो बताऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगता है। देखो लिखा है ना, विद द रिवाइज स्लैब स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स अर्निंग अप टू 12 लाख विल हैव नो टैक्स लाइबिलिटी। वो लिखा भी तो है, बट चलो ये देख लो, 4 लाख तक निल, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 16 से 20। देखो आपको दिख नहीं रहा, इनकम बढ़ रही है तो रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ रहा है देश के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं क्या, बताओ जरा जल्दी से। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है? बट मैं आपको बता दूं, ये रेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, बढ़ गया है, ठीक है? न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अलग है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग अलग है, ध्यान रखना इस बात को। बस मेरा काम है समझाना, मैंने आपको समझा दिया। तो सर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बेटा, अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द टैक्स पेयर्स इनकम और वेल्थ राइजेस। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? अच्छा सर, बर्डन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बेटा रिचर सेक्शन पे? बेटा द फाइनेंशियल बर्डन इज हायर ऑन दी वेल्दी एंड वेल्दी मतलब हायर इनकम ग्रुप्स, एंड लोअर ऑन दी बेटा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी का पुअर सेक्शन है उस पर थोड़ा सा हल्का रहता है, और बल्कि लेते नहीं हम टैक्स उससे। मान लो जैसे अभी तो 4 लाख था, 4 लाख जिसकी साल की इनकम है उससे हम कोई टैक्स ही नहीं ले रहे। अच्छी बात है, यानी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन पे कर रहा है? रिचर सेक्शन। आगे चलो, अब आता है बेटा रिग्रेसिव। ये बिल्कुल उसका औंधा है, औंधा मतलब अपोजिट। ये बोलता है इनकम अगर बढ़ेगी तो तुमसे हम कम टैक्स लेंगे। ये लो भाई, अनोखी बात है। इनकम कम होगी तो टैक्स हम ज्यादा लेंगे। ये है बिल्कुल रिवर्स है। अब सर ये क्या चक्कर है? जे का चक्कर लग रहा है, आओ जरा देखें जे का चक्कर लग रहा है। बेटा अगर बात करें हम, ढंग से सुनना मेरी बात को, रिग्रेसिव टैक्सेशन की बात करें तो ये बोलता है रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। दैट मींस देश के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये उनका स्ट्रक्चर बात कर रहा है। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, उसके थ्रू ये चमका देता हूं मैं आपको टॉपिक। ये मैंने बनाया बेटा एक लेस का पैकेट, ठीक है? हाँ जी सर, लेस, लो लेस का पैकेट बना दिया सर, ठीक है सर। अब से जो लेस है, लेस की एमआरपी चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, एमआरपी सर 25 रुपए, लो 25 रुपए लिख देता हूं मैं। और सर ये 25 रुपए ना यहाँ पे नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव, ऐसे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये लिखा होता नहीं लिखा होता? हाँ जी सर बिल्कुल लिखा होता है। तो जब हम इसको खरीद के ला रहे होते हैं तो हम बहुत सारे टैक्सेस पे करके आ रहे हैं इसके अंदर, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सारी चीजें हमने पे कर दी, जीएसटी के नाम से सब पे कर दिया हमने इसके अंदर, कर दिया? हाँ जी सर, ठीक। तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे इसको गरीब का बच्चा खरीदे,
या कोई रिच पर्सन का बच्चा खरीद रहा है इसको, है ना, किसी का भी बेटा बच्चा खरीदे इसको, आप मुझे बताओ सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा? हमारे देश के अंदर गरीब का बच्चा भी अगर ये 25 रुपए का लेस का पैकेट खरीद के खाएगा तो उसने भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करा, और सर अमीर का बच्चा भी खरीद रहा है तो वो भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है, तो रिग्रेसिव हो गया ना सर। इनकम के प्रोपोर्शनेटली देख लूं तो आप हमसे ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हो अगर मैं गरीब हूं तो, और इनकम के प्रोपोर्शनेटली देखूं तो आप रिचर से कम टैक्स चार्ज कर रहे हो, इवन दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स वी आर पेइंग द सेम टैक्सेस। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, ये नहीं देखते, ये भेदभाव नहीं करते, ये तो लगा देते हैं गरीब अमीर, भैया टैक्स पे करो। हमें नहीं पता कौन कंज्यूमर अमीर है कौन गरीब है, क्या हम लोगों का इनकम सर्टिफिकेट देख के सामान बेचेंगे? मना करता है ये, हमें नहीं पता। तो बेटा रिग्रेसिव टैक्सेशंस आर दोस टैक्सेशन विच आर जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ गए बात को? हाँ जी, तो ये है। तो एक बात बताओ, तो इस तरीके से तो हमारे देश का हर इंसान टैक्स पेयर है ना? तभी तो बेटा सारे के सारे लोग बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इतनी सारी चीजें बोलते रहते हैं कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें वो फैसिलिटी चाहिए, एक बार बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है इतना इतना। तो वो क्यों बोलते हैं? वो सारी बात इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि एवरी पर्सन ऑफ अवर कंट्री इज अ टैक्स पेयर, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या वो गरीब का बच्चा हो, या वो अमीर हो या गरीब हो, बेटा सारे के सारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, अगर एक अमीर का बच्चा, ठीक है, 25 रुपए का लेस का पैकेट खरीद के ला रहा है, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है जितना गरीब का बच्चा अगर उसको खरीदता तो वो भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करता। तो क्यों ना मांगे हम, क्यों ना मांगे? तो हर इंसान देश के अंदर, चाहे वो अमीर चाहे गरीब, ही और शी इज अ टैक्स पेयर इन अवर कंट्री। हैं, that's why they are asking for the facilities, basic facilities in the cities। कि एक बारिश हुई पूरा वही बह गया, सिटी बह गई, गाड़ियां डूब रही हैं, ये उसके पीछे लॉजिक है। समझ गए बात? तो सर डेफिनेशन की बात करें, अ रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट डिक्रीज होता है एज द टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेज और वेल्थ राइजेज, जैसे मैंने आपको यहां पे बात बताई। ठीक है, देखो हाउ इट वर्क्स, एवरीवन पेज द सेम, देखो सेम एब्सोल्यूट अमाउंट और टैक्स रेट, ठीक है, ऑन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने एक गुड्स का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। फॉर लो इनकम अर्नर्स दिस फिक्स टैक्स रेट्स टेक्स अप अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर टोटल इनकम। समझ गए बात? तो प्रोपोर्शनेटली अगर मैं देखूं तो बेटा बर्डन किस पे ज्यादा आ रहा है? पुअर पे, और रिचर पे कम बर्डन आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो दीज आर द रिग्रेसिव टैक्सेशंस। ठीक है, हाँ जी सर। सर वहां पे आप एक टैक्स खत्म हो गया, और टैक्स अगर खत्म हो जाता है, इधर आओ, फ्लो चार्ट पे आ जाता है पीछे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हाँ सर, रेवेन्यू रिसीट, दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटी नॉर डिक्रीज एसेट्स। सर टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है, टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फर्म्स एक्सेट्रा। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम किस पे आ जाना चाहिए? नॉन टैक्स पे। अब हम नॉन टैक्स पे ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। किस पे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? नॉन टैक्स पे। आओ जरा नॉन टैक्स पे चलें, ये रहा नॉन टैक्स रिसीट्स। अब सर सारा पैसा सरकार के पास टैक्स से आ रहा है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं एक लाइन आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, लाइन है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स। याद रखोगे बात? चलो, कोई आपसे पूछे बताओ सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप बोलोगे टैक्स। टैक्स सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। मेन का मतलब सारी तो नहीं है, यानी कहीं और से भी पैसा आ रहा है, तो बेटा वो कहां से आ रहा है? वो अदर देन टैक्स आ रहा है। तो आपसे कोई भी पूछे भाई ये नॉन टैक्स रिसीट क्या होती है, तो आप बोलना बेटा नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं अदर देन टैक्स रिसीट्स, अदर देन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, अदर देन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, तो नॉन टैक्स रिसीट्स आर अदर देन द टैक्स रिसीट्स। ठीक सर, अब अदर देन कहां कहां से आता है? बेटा पहला पैसा आता है फीस से, सरकार के पास कहां से आ रहा है? फीस। अब सर सरकार किस चीज की फीस चार्ज करती है? बेटा फीस हमेशा चार्ज करी जाती है सर्विसेज की। फीस हमेशा कहां चार्ज करी जाती है? सर्विसेज की। अब देखो मान लो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं बल्कि, ठीक है, अपनी एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा होता, तो आप मेरे को फी पे करते। तो फी कहां पे करी जाती है? बेटा फी पे करी जाती है, ठीक है, फी पे करी जाती है कहां पे? फी पे करी जाती है जहां पे हम सर्विसेज रेंडर करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलें? डन है? हाँ जी सर।
तो सर अ फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सर फीस क्या है? हम जो सरकार को पे करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो सरकार हमें दे रही है, ठीक है, हमें पता ही नहीं रहता उसके बारे में। सर फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, जैसे हमें अपना लैंड रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, सरकार ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रही है, फी चार्ज करेगी। सर घर में बच्चा हुआ है, सर बर्थ, और सर घर में या डेथ हो गई है, कहीं दूर रिश्तेदारों में डेथ हो गई, सर उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, सब चीज़ों की सरकार फी चार्ज करती है। सर पासपोर्ट बनवाना है, फी चार्ज करेगी। सर हमारा केस हो गया है, फी चार्ज करेगी आपसे कोर्ट के लिए। तो ये सारी सर्विसेज सरकार दे रही है, तो इनके लिए आपसे क्या चार्ज करती है? फी। और ये टैक्स नहीं है, सरकार अपनी सर्विसेज दे रही है, इन रिटर्न आपसे फी ले रही है, नॉन टैक्स रिसीट है। उसके बाद आता है सर लाइसेंस एंड परमिट। अब लाइसेंस एंड परमिट की बात करें तो ये होता है परमिशन ग्रांट करने के लिए, फॉर ग्रांटिंग दी परमिशन। याद कर लो ये लाइन, फॉर ग्रांटिंग दी परमिशन, फॉर ग्रांटिंग दी परमिशन। लो सिंपल बात। अब सर इस बात का मतलब समझा दो जरा, और आओ जरा मैं थोड़ा सा मीनिंग और समझाऊं तुम्हें। सर किसी चीज की जब सरकार परमिशन देती है, अब किसी चीज की परमिशन देने का मतलब क्या है बेटा? किसी चीज की परमिशन देने का मतलब यह है कि सरकार ने आपको यह बोला कि आप एक लिकर की शॉप ओपन कर लो, जाओ। क्या खुद अपनी मर्जी से लिकर की शॉप ओपन कर लोगे तुम? मेरा आज मन कर रहा है कि मैं एक लिकर की शॉप डाल दूं, डाल दूंगा? मैं नहीं डाल सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, क्योंकि अभी भी लिकर बिजनेस के ऊपर लाइसेंसिंग लगी हुई है ना। पहले तो जनरली सारे बिजनेसेस के ऊपर लाइसेंसिंग थी, जब आईडी के अंदर पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, बट लिकर आज तक एक ऐसा बिजनेस अभी तक एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर अभी तक लाइसेंसिंग है। तो सरकार के पास जाओ, हेफ्टी फी पे करो, तब जाके लाइसेंस मिलेगा। सब छोड़ो, मेरे को रोड पे गाड़ी चलानी है, फिर चला सकता हूँ? नहीं, सरकार परमिशन देगी तब, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू। मेरे को यहां से एक्सपोर्ट करना है, सामान बेचना है बाहर, कैसे बेचूंगा बताओ? ठीक है, क्या अपनी मर्जी से कभी भी जाके सामान बाहर बेच सकता हूँ या बाहर से मंगवा सकता हूँ? नहीं, मेरे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, वो भी सरकार मेरे को परमिशन देगी तब ये काम कर सकता हूँ। तो यानी कहने का मतलब है सरकार आपको परमिशन ग्रांट करती है लाइसेंसिंग के थ्रू, लाइसेंस और परमिट्स के थ्रू, उसके लिए फी लेती है। और वो जो फी आप पे कर रहे हो वो सरकार टैक्स नहीं ले रही है आपसे, ठीक है, वो टैक्स नहीं है, वो एक फी है परमिशन ग्रांट करने के लिए, एंड इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ गए बात को? तो सर अगर बात करें हम लाइसेंस एंड परमिट, तो लाइसेंस फी आर चार्ज्ड टू गिव परमिशन फॉर समथिंग बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल देखो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, एटसेट्रा। मान लो चलो अगर मेरे को गन रखनी है अपने पास सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, गन, तो बेटा गन का भी लाइसेंस लगता है, पता है नहीं पता तुम लोगों को? गन का भी लाइसेंस लगता है, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर ऐसे ही और भी है, हाँ जी बेटा पूरी एस चीट। अब एस चीट पता है क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक बात करने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार बात होगी, ठीक है। क्या बेटा? एस चीट पता है क्या है? ऐसी इनकम है जो प्रॉपर्टी से आती है। पहली बात ध्यान रखना, कहां से आती है? प्रॉपर्टी से, ठीक है सर। सर प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है, नो क्लेमेंट, ठीक है। हाँ जी सर। सर क्लेमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? क्लेमेंट का मतलब होता है क्लेम करने वाला। अब क्लेम करने वाले का मतलब क्या बेटा? क्लेम करने वाले का मतलब है, ठीक है, कि उसका कोई वारिस ही नहीं है, वारिसान नहीं है, लावारिस प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो कोई बंदा था जिसके पास अंधी प्रॉपर्टी थी, अब वो ऊपर निकल गया किसी रीजन की वजह से, मान लो कोरोना में ऊपर निकल गया, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो बेटा उसको सरकार प्रॉपर्टी को ले लेगी, उससे जितनी भी इनकम होगी सरकार की, पहली बात तो सरकार उस इनकम को बोलेगी एस चीट, ठीक है। हाँ, और वो टैक्स लगा के पैसा नहीं आ रहा सरकार के पास, अदर देन टैक्स आ रहा है, तो उसी को एस चीट बोला जाता है। तो इट रेफर्स टू द इनकम टू द ऑफ द स्टेट, का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट की, है ना, विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट कम्स टू इट, ठीक है, फॉर द वांट ऑफ अ लीगल ईयर। उसका बेटा कोई वारिस बन जाए, सरकार उसकी वारिस बन जाती है, और सरकार के पास प्रॉपर्टी आ जाती है, सरकार उससे जो भी इनकम कमाती है उसको एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट होता ही नहीं है वैसे, ठीक है, क्लियर सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज। अब सरकार के पास फाइन्स एंड पेनल्टी से भी पैसा आता है, ढंग से सुनते रहना बात को। और फाइन्स एंड पेनल्टीज की बात करें तो बेटा फाइन्स एंड पेनल्टीज पता है जनरली किस पे लगती है? लॉ ब्रेकर्स पे लगती है। किस पे लगती है? लॉ ब्रेकर्स पे, लॉ ब्रेकर्स। सर देश के अंदर अगर मैंने कोई कानून तोड़ दिया तो आप पे लगेगा फाइन, और पटाख, नो इफ नो बट, लट ही लट, पैसों के साथ। अरे मान लो तुम लोगों ने ट्रिपलिंग करी, करते ही हो तुम लोग, मानते गाँव, ठीक है, लो ट्रिपलिंग कर दी तुमने, एक स्कूटी पे 3 बैठ के निकल गए, सामने रोकेगा?
पुलिस वाला आगे है और तुम लोगों को क्या बोलेगा, लाओ चालान दिखाओ, ठीक है, चालान सॉरी कह रहा हूँ, लाओ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास होगा नहीं, हो तुम 17-16 के, ऊपर से ट्रिपलिंग कर रहे हो, तुमने कितने सारे लॉस ब्रेक कर दिए, तो तुम्हारा कटेगा चालान, तुम्हारा बेटा लोग कटेगा। कटता तो तुम लोगों का है ही वैसे भी, मानते गाँव, चालान यही स्पेलिंग है, हाँ चालान कट जाएगा तुम्हारा। और चालान कटेगा बेटा तो सब में बटेगा, तीनों के तीनों पे करोगे, ठीक। तो सर ऐसे फाइन्स एंड पेनल्टीज लॉ ब्रेकर्स के अंदर लगते हैं, ये भी सरकार की बेटा नॉन टैक्स रिसीट होती है। जनरली ये जनरली पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, आप लोगों को पता होगा नहीं होगा मैं बता दूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम जब कोरोना आया हुआ था, है ना, तो जो मास्क नहीं पहन रहे थे उनका भी बहुत कटा है चालान, ठीक है, हाँ उनका बहुत कटा है, जिसमें से मैं भी एक था, मेरे भी कट गया था, 2000 रुपये का चालान कट गया था मेरा। तो वो 2000 रुपये दिल्ली सरकार के जेब में गए हैं। दिल बहुत दुखा है मेरा, बहुत दिल दुखा, बट क्या कर सकते हैं। गाड़ी चला रहा था मैं और कुछ नहीं कर रखा था मैंने, मास्क को बस यहाँ से यहाँ कर रखा था, ऐसे ऐसे नीचे कर रखा था, कर लेते यहाँ पे कर लेते थोड़ी सांस आ जाए। भाई पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया, ठीक है, भगा भगाया, गाड़ी को हाथ दिया और फोटो खींच के काट दिया मेरा 2000 का चालान। दिमाग खराब हो गया उस टाइम मेरा। सर फाइन्स एंड पेनल्टीज आर दोज पेमेंट्स which are made by the lawbreaker to the government by way of economic punishments, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, तो बिल्कुल क्लियर है हमें कि इकोनॉमिक पनिशमेंट्स मिलती है किसको बेटा, लॉ ब्रेकर्स को, जो हमारे देश के लॉ ब्रेकर्स होते हैं उनको मिलती है। और फाइन्स एंड पेनल्टी से जो भी पैसा आ रहा है वो सरकार की नॉन टैक्स रिसीट होती है, वो आप पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा, ठीक है, आपने लॉ ब्रेक करा है तो आपसे फाइन्स कलेक्ट करे जा रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम आते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स पे। और जब हम बात करते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स की, ठीक है, ढंग से सुनते रहना, जब हम बात करते हैं बेटा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स की, तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एक टाइप के सरकार के पास आते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं डोनेशंस की बात कर लेता हूं, मुझे बताओ क्या सरकार के पास डोनेशंस आते हैं? हाँ जी सर आते हैं, ठीक है। और सरकार को बाहर के देश बेटा गिफ्ट्स ग्रांट्स भी देते हैं, ठीक है, हमारे देश में आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम, ठीक है, 19 के टाइम काफी सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज ने हमें गिफ्ट और ग्रांट्स में दी थी। तो बेटा सरकार इनको कहाँ दिखाती है? ये भी नॉन टैक्स रिसीट्स में दिखाई जाती है, ठीक है, हाँ जी सर। ऐसे ही हमारे सामने आते हैं इनकम फ्रॉम पीएसयूज। सर सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मैं लिख दूं इसकी फुल फॉर्म, बच्चे पूछते रहते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी बोल सकते हो और अंडरटेकिंग्स बोल सकते हो, जो आपका मन करे, एक ही बात है। सर सरकार की कंपनियां, ठीक है, कुछ नाम ले लेते हैं आज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल, ओएनजीसी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, काफ़ी सारी हैं एटसेट्रा, ऐसी काफ़ी सारी हैं। एनटीपीसी, एनटीपीसी भी लिख लो, एनटीपीसी, ठीक है, हाँ काफ़ी सारी हैं। तो ये सरकार की कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, क्या है ये? पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये सरकार को बेटा पैसे कमा के देती हैं, प्रॉफिट अर्न करके देती हैं, ठीक है। तो क्या सरकार की इनकम नहीं है ये? बिल्कुल है, ठीक है। क्या टैक्स से पैसा आ रहा है? नहीं, सरकार बिजनेस कर रही है। तो बेटा सेवरल पब्लिक एंटरप्राइज यानी कंपनी सरकार की ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर इंस्टांस इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल एटसेट्रा, ठीक है, जनरेट्स प्रॉफिट्स। क्या जनरेट करती हैं? प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं। ये लो, क्लियर है? डंडना डंडन है यहां तक? अरे बोल दो भैया, बोल दो सर। एक और बता दो बेटा, इनकम फ्रॉम फोर फीचर्स भी आ सकती है सरकार के पास, ठीक है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, कॉमा फोर फीचर एटसेट्रा। और भी इनकम हो सकती है सरकार की, बट इतनी सफिशिएंट है। सरकार ने फोर फीचर कर रखा है, प्रॉपर्टी जब्त कर ली, शेयर जब्त कर लिए किसी के, कर सकती है, सरकार का पूरा अधिकार है ना, करती भी है सरकार। तो वहां से सरकार की इनकम हो सकती है, ठीक है, तो वो भी एक सरकार की नॉन टैक्स रिसीट्स है। यहां तक बात समझ में आ गई तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे चलें, क्योंकि काफी सारा चैप्टर अभी रह रहा है। तो अब हमें पढ़ना है कैपिटल रिसीट्स, है ना। तो आइए जरा कैपिटल रिसीट्स पे आते हैं और कैपिटल रिसीट्स को खत्म करते हैं। देखो भाई, हमने पहले क्या पढ़ा? हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा, है ना, अभी आरआर पढ़ के आए हैं। तो आप सोच रहे हो सर हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना चाहिए ना, हम पहले रिसीट्स और रिसीट्स एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसे ही एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
तो रिसीट्स एक साथ और एक्सपेंडिचर एक साथ, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। देखो भाई, मैंने आपको बोला था वो पैसा आना जिसके आने से ना तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं ना ही मेरी एसेट्स क्या होती हैं कम, बट दोनों में से अगर कोई भी काम हो जाता तो बेटा वो कैपिटल रिसीट्स बन जाती। कहने का मतलब वो पैसा आना जिसके आने से या तो देखो टिक लगा रहा हूं, या तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ जाए या मेरी एसेट्स क्या हो जाए बेटा कम हो जाए। अगर ऐसा काम हो गया तो बेटा वो कैपिटल रिसीट है आपकी। आप जो पैसा आपके पास आ रहा है वो कैपिटल के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? कैपिटल के थ्रू। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। सर इसका एग्जाम्पल दो, और मैं इसका एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट। अभी सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट है सरकार जब अपनी पीएसयूज को क्या कर देती है? बेच देती है। सरकार अपनी पीएसयूज को क्या कर देती है बेटा? सरकार अपनी पीएसयूज को बेच देती है तो सरकार की एसेट्स क्या हो जाती है? कम। तो मैं बताता हूं डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ पीएसयूज, सेलिंग ऑफ पीएसयूज, ठीक है। हाँ, तो जब सरकार अपनी पीएसयूज बेचती है तो सरकार के पास पैसा आएगा, और वो कैसे आएगा? सरकार की जो एसेट्स हैं वो क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है, ठीक है। सरकार की एसेट्स कम होकर सरकार के पास पैसा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा डिसइन्वेस्टमेंट एंड इट इज अ कैपिटल रिसीट। और बताता हूं मैं आपको, और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसके अंदर आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब रिकवरी ऑफ लोन्स की अगर हम बात करें तो व्हाट डू मीन बाय रिकवरी ऑफ लोन्स? आपने किसी को बेटा उधार दिया हुआ था, लोन दिया हुआ था। अब जिसको आपने लोन दिया हुआ है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। मानते हो इस बात को? हमने इस बंदे को बेटा क्या दिया हुआ था? लोन दिया हुआ था, ठीक है। हाँ, इसको हमने लोन दिया हुआ है, तो जिसको लोन देते हैं वो आपकी क्या बन जाता है? वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये हमने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, और एक तरीके की ये एसेट है। क्या है ये? एसेट, ठीक है सर। आज मैंने उससे अपना लोन वापस ले लिया, वापस लेने को बोलते हैं रिकवरी। क्या बोलते हैं? रिकवरी। और जैसे ही मैं अपनी रिकवरी करूंगा लोन की, है ना, तो मेरे पास पैसा आएगा, बट अब ये मेरी एसेट नहीं रहेगा। मेरी एसेट क्या हो गई? कम। और एसेट कम होके अगर पैसा आए, ठीक है, एसेट कम होके पैसा आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम बेटा कैपिटल रिसीट। तो रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज अगेन इट डिक्रीजेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है सर। और बात करें, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, बोरोइंग्स। अब देखो, अगर बोरोइंग्स की बात करें तो अगर हमने पैसा क्या लिया? उधार पे लिया है। पैसा मैंने उधार पे लिया, वो पैसा मेरे को किसी दिन लौटाना पड़ेगा। तो जब भी हम पैसा उधार पे लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। तो ऐसा पैसा आना जो आपकी बेटा लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमेशा अगर लायबिलिटी बढ़ रही है एसेट में, इन दोनों में से एक भी काम हो जाए तो वो कैपिटल रिसीट बन जाती है। समझ गए बात को? इतना ही था कैपिटल रिसीट के अंदर, बट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर्स पे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर्स की अगर बात करें बेटा, ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब बेटा खर्चे। आपसे पैसा जाना, अभी तक पैसा आ रहा था, अब पैसा जाएगा। तो अब अगर बात करी जाए बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, दीज आर दी एक्सपेंडिचर्स, ऐसे खर्चे जिनके करने से ना तो मेरी कोई लायबिलिटी कम हुई आज तक, ठीक है, और ना ही मेरी कोई एसेट बढ़ी, ना ही मेरी कोई एसेट बढ़ी। सुन लेना मेरी बात, मैंने ऐसा खर्चा करा जिससे ना लायबिलिटी कम हुई ना मेरी एसेट बढ़ी। ऐसे खर्चे को बेटा हमेशा क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो लिखा, दोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच नाइदर डिक्रीजेस लायबिलिटीज, है ना, और नॉर, ना ही आपकी एसेट्स को क्या करते हैं? वो बढ़ाते हैं, नॉर इंक्रीजेस एसेट्स। सो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका बेटा ओल्ड एज पेंशन। फॉर एग्जांपल सरकार क्या करती है? पेंशन पे करती है, सैलरीज देती है, स्कॉलरशिप्स देती है, ठीक है, इवन सब्सिडीज देती है। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ना तो ये सरकार की लायबिलिटी कम करते, ना तो ये सरकार की लायबिलिटी कम करते, ना सरकार की एसेट बढ़ाते। ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार के। सिमिलरली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं ना, तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो इसके अपोजिट है। यानी या तो वो हो सकता है करने से कोई लायबिलिटी हमारी कम करवा दे, या बेटा कोई एसेट तो कम से कम एटलीस्ट बढ़वाएंगे ही बढ़वाएंगे, है ना। तो दोनों में से एक भी काम हो गया तो वो कैपिटल खर्चा कहलाते हैं। देखो इसका एग्जांपल लो, रीपेमेंट ऑफ लोन। जब हम लोन की रीपेमेंट करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज कम हो जाती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ जी सर। सर एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जब हम लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है,
तो हमारी एसेट बढ़ जाती है ना। देखो दोनों में से एक काम तो हो ही रहा होगा, इन दोनों में से एक काम जरूर हो रहा होगा, ठीक है। हाँ सर, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, बेटा एसेट बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ जी। और सिमिलरली परचेज ऑफ शेयर्स भी एक टाइप की एसेट है बेटा, आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी, ध्यान रखो। और उसके बाद सर लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सर। आप अगर किसी को लोन दे रहे हो, सामने वाला आपकी इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, तो बेटा आपकी एसेट्स बढ़ गई। लो भाई, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। लो क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आगे चलें। अब यहां पे आके यानी देखा जाए तो हमने चारों चीजें पढ़ ली हैं। इधर देखो, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर चारों चीजें हमने कर ली हैं, अच्छे तरीके से कर ली हैं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक। अब यहां से जो चैप्टर के अंदर आगे बढ़ा जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको अच्छे से समझना है। सर किस पे आ रहे हैं आज हम? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज डेफिसिट्स। आज हमें डेफिसिट्स पढ़ने हैं। अब सर डेफिसिट्स पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगा, ठीक है। इधर आओ, ये डेफिसिट्स होता क्या है बेटा? डेफिसिट्स की अगर हम बात करें तो ये आया कहां से है, देखो ढंग से सुनना, ठीक है। एक काम करें, तीनों चीज ले लेते हैं। लो, मैं टाइप्स ऑफ बजट पे आता हूं पहले। मैं किस पे आता हूं? टाइप्स ऑफ बजट्स पे, टाइप्स ऑफ बजट। अब ढंग से सुनो तुम लोग, बजट के भी बेटा टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है बेटा सरप्लस। सरप्लस अगर अगर सरकार का बेटा, सरकार का खर्चा, ठीक है, कम है और सरकार की रिसीट ज्यादा है, यानी सरकार की टोटल रिसीट, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, तो ऐसे बजट को बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। और हम लोगों को पता है सबको, सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? टैक्स, यानी सरकार टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रही है लोगों से। तो इस टाइप का बजट पता है कहां कहां यूज करा जाता है? सरप्लस बजट, जब देश के अंदर क्या चल रही हो? इन्फ्लेशन। समझे बात को या नहीं? ये क्या बोल दिया मैंने अभी तक? सुनो मेरी बात। तीन टाइप के बजट होते हैं, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस्ड। अभी बात करेंगे, पहले मैं सरप्लस पे बात कर रहा हूं। अगर सरकार की इनकम ज्यादा हो रही है, सरकार खर्चा कम कर रही है, यानी सरकार ने पूरी प्लानिंग करी है, इस बार टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेगी, क्योंकि सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स, करेक्ट है। तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। और अगर तुम लोगों से टैक्स ले रही है ना सरकार, तो तुम्हारी परचेजिंग पावर कम कर रही है। परचेजिंग पावर क्यों कम कर रही है? क्योंकि सरकार को अंदाजा है कि देश के अंदर महंगाई आ सकती है, तुम लोग खर्चा कम करो। समझ में आ गई बात? इतनी बात, ठीक है। हाँ, तो इन्फ्लेशन के टाइम यूज करा जाता है। तो सर डेफिसिट अपोजिट है, डेफिसिट डिफ्लेशन के टाइम यूज करा गया। डेफिसिट के अंदर पता है क्या? सरकार का खर्चा ज्यादा है और रिसीट्स कम है, तुमसे टैक्स कम लेगी सरकार, तुम पे खर्चा ज्यादा करेगी सरकार। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार मंदी जो आ रखी है मार्केट में उसको कंट्रोल करना चाहती है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो तुम खर्चा वर्चा करोगे, ठीक है। तो हमें डेफिसिट्स के बारे में ज्यादा बातें करनी है, हम डेफिसिट्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे अच्छे तरीके से। और ये डेफिसिट्स भी तीन टाइप के हैं, जिसमें से पहला डेफिसिट यहां पे लिखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, जिसको शॉर्ट में मैं आरडी बोलूंगा हमेशा, अब आगे तक क्या बोलूंगा? आरडी। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? क्या बोलेंगे हम इसको? आरडी, ठीक है सर। तो सर पहले पे आते हैं, ठीक है। पहला क्या है बेटा? पहला ढंग से सुन लो, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट टोटल, देखो इधर आओ, अगर सरकार का, देखो यहां लिख रहा हूं आरडी, अगर सरकार का बेटा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है किससे सर? टोटल रेवेन्यू रिसीट से, तो इसको बेटा हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। टेंशन मतलब, मैं समझाऊंगा इसको अच्छे तरीके से, है ना। अगर सरकार का बेटा टोटल रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हो जाता है सरकार के टोटल रेवेन्यू रिसीट से, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। आप सपोज करो, चलो तुम लोग मानो जरा एक छोटी सी बात मेरी, मान लो सरकार का खर्चा हो रहा है बेटा 100 करोड़ का, ठीक है, हाँ जी सर। और सरकार की रिसीट्स कितनी थी बेटा? सिर्फ 80 करोड़ की रिसीट्स थी, मान लो फिर। तो सर कितना निकल के आया बेटा? ये 20 करोड़ निकल के आया। 20 करोड़ क्या है बेटा? सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या ये बहुत सारी बातें नहीं बता रहा तुम्हें, अभी हम इसके इंप्लीकेशंस पे चलेंगे, ठीक है। पहले धरो, व्हेन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रेवेन्यू रिसीट, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला भी लिख दिया, रेवेन्यू डेफिसिट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, आर ई माइनस आर आर। इस पे ध्यान देना आज तुम लोग, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अरे मेरे बेटा, इंप्लीकेशन का मतलब पता है क्या होता है? इंप्लीकेशन का सिंपल मीनिंग है कि भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो आप ये पढ़ रहे हो आरडी, ये क्या क्या बताता है हमारे लिए, कैसे बेनिफिशियल है। आओ जरा देखें।
सबसे पहली तो पता है क्या शो करता है, इट शोज बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। पहला तो ये बताता है सरकार अपनी रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। 100 करोड़ खर्चा था और इनकम कितनी थी 80 करोड़, तो कितना निकल के आ रहा था बेटा 20 करोड़ निकल के आ रहा था। तो ये बता रही है सरकार अपनी अपनी इनकम से कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है, 20 करोड़ सरकार एक्स्ट्रा कर रही है। सरकार की इनकम सिर्फ कितनी है 80 करोड़। ठीक है, हाँ जी सर, पहला क्लियर है। दूसरे पे आओ, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो बेटा हमारे देश का ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाएगा। इट डिक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी बाय एन अमाउंट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, ध्यान रखना सर। उसके बाद इंक्रीज इन, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ जाएगा, आरडी बढ़ेगा, अगर मान लो इससे कितना हो गया, ये 30 करोड़ हो गया, तो इसका मतलब बेटा सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। ठीक है, सरकार किस पे ज्यादा खर्चा कर रही है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। और ध्यान रख लेना, ये आना ही नहीं चाहिए था, रेवेन्यू डेफिसिट आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आपकी पॉलिसीज ही गलत है। आपकी इनकम कितनी है 80 करोड़, बट खर्चा कितना कर रहे हो 100 करोड़ का। जेब में पड़ा है 80 करोड़, खर्चा करने निकल गए 100 करोड़ का। आपकी पॉलिसीज ही गलत है। इट शोज द कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कि सरकार की जो पॉलिसी है वो फेल हो गई है अपना रेवेन्यू खर्चा रोकने में विद इन इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। ध्यान रखोगे ये बात, बोलो ठीक है, हाँ जी। तो ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं सर थोड़ा सा, है ना। हाँ, और आप मेरे से बेटा मान के चलो इस पूरे पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। ठीक है सर, क्या बेटा, फिस्कल डेफिसिट, जिसको मैं शॉर्ट में एफडी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एफडी। अब जैसे मैं समझाऊं बिल्कुल वैसे ही समझना सारे के सारे इसको। ठीक है, हाँ जी सर। सर अगर सरकार का, देखो इधर आओ, यहीं पे लिख दूं, अगर सरकार का टोटल खर्चा, टोटल बोल रहा हूं, ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, किससे सर, सरकार की टोटल रिसीट से। ठीक है, बट उसमें से सिर्फ क्या हटा दो, बोरिंग्स हटा दो उस रिसीट्स में से, है ना, बोरिंग्स हटा दो, तो बेटा जो अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। दोबारा सुनो, फिस्कल डेफिसिट क्या है, व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स मतलब माइनस, ठीक है, क्या टोटल रिसीट्स उसमें से क्या हटा के, बोरिंग्स, एंड इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, जो ऊपर मैंने लिख रखा है फॉर्मूला। ठीक है सर, सुनते रहो, सारी बातें सुनो। बट सर ये तो बहुत डिफिकल्ट से लग रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार की उधारी ही है। जो सरकार ने इस बार टारगेटेड उधारी बनाई है, इस बार इतना सरकार बोरो करेगी। ठीक है, तो सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग्स ही है। अब आप बहुत, मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे हो सर ये क्या है, ये क्या है, उसको भूल जाओ। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कब, अभी जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ, तब तब आपको इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, तब तक अभी आप बस फिस्कल डेफिसिट क्या ध्यान रखो, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, सरकार की बोरिंग्स होती है। ठीक है सर। तो सर अगर इंप्लीकेशंस पे आए हम, इसकी इसकी इंप्लीकेशंस यानी इंपॉर्टेंस अगर देखें, तो हम क्या जान सकते हैं इससे, क्या जान सकते हो तुम लोग, आओ जरा सुनो, बात को ढंग से समझना। सर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इट शोज, पता है क्या, कि सरकार को किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, बोरिंग्स पे। सर इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट ओवर बोरिंग्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है भाई, अगर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, तुम लोगों ने उधारी ली है, सरकार ने उधारी ली है, कहीं ना कहीं से आरबीआई से लियो, आईएमएफ से लियो, वर्ल्ड बैंक से लियो, ली है, बट तो आपको किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, उधारी पे। ठीक है सर। सर ये क्या शो करता है कि भाई अब सरकार अपनी टोटल रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है सर, पता चल जाता है। सर अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बेटा, सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, किस चीज की, उधारी है भाई, सरकार को बोरोइंग्स रीपे नहीं करनी, क्या बोरोइंग्स की रीपेमेंट की। ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों की बेटा लायबिलिटी बढ़ेगी अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। हाँ, ठीक। उसके बाद सर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो लेंडर कंट्री है, हम देख किसी देश से भी उधार मांग सकते हैं, वो हम पे एडवर्स कंडीशन लगा दे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाती है। तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इकोनॉमी बाय द कंडीशंस इंपोज्ड बाय द लेंडर कंट्री, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम लोगों को पता है मैं हमेशा बोलता हूं, है ना बेटा, फिस्कल डेफिसिट की सबसे बड़ी खासियत है जिसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, यही है वो एफडी। पता है क्या करता है, देश के अंदर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ले आता है। एफडी का बेटा एक अपना रूल है कि इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। सर अब ये क्या है, ये कहीं नहीं बला है, आओ जरा मैं समझाता हूं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है।
सरकार जब बेटा बोरो करती है ना, तो मैं आपको बताता हूं होता क्या है। सरकार बोरो करती है तो उससे देश के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, ये बातें सिर्फ सुननी है तुम लोगों को और लिख लेनी है साइड में, कहीं पेपर में आ जाती है कभी कभार। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नई करेंसी छापना, न्यू करेंसी प्रिंट करना, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। और सर करेंसी तो नहीं सिर्फ कौन प्रिंट कर सकता है, आरबीआई, और किसी के बस की बात है नहीं, और किसी के बस की बात है ही नहीं बेटा, है ना। तो कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। सुनते रहो, समझते रहो, बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। अब सर सरकार आरबीआई के पास जाती है बोरो करने के लिए, भैया हमारे बजट में आ रही है कमी, उसको फाइनेंस कर दो, डेफिसिट को फाइनेंस कर दो। आरबीआई बोलता है ओके, आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करता है और सरकार को दे देती है, सरकार खर्चा करती है। तो सर जब नई करेंसी प्रिंट होगी तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ, क्या देश के अंदर सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। और आप लोगों को पता है अगर देश के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई तो लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, और इन्फ्लेशन आएगी नहीं आएगी। तो फिस्कल डेफिसिट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, ध्यान रखना तुम लोग इस बात को, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। अब सर लास्ट डेफिसिट कौन सा है बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम बोलेंगे पीडी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीडी। ठीक है, अब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर सरकार का टोटल खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ज्यादा हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट हटा के, ज्यादा हो जाता है टोटल रिसीट से, बट उसमें से क्या हटा के, बोरोइंग्स हटा के, तो बेटा जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। दोबारा सुन लो, अगर सरकार का टोटल खर्चा इंटरेस्ट हटा के ज्यादा हो जाता है टोटल रिसीट से, बोरोइंग्स हटा के, तो उसको जो भी बचेगा उसको प्राइमरी डेफिसिट बोला जाएगा। व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हटा के, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, टोटल रिसीट से, बट उसमें से क्या हटा के, बोरोइंग्स हटा के, तो जो अमाउंट बचेगा उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। बट ये कहीं ना कहीं इतना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, सारी फालतू की बात है, इसको सिंप्लीफाई करें ना। हाँ, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम ऐसे इसको। आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, देखो इधर आओ, ये क्या है, ये क्या है, इतना इतना पार्ट क्या है, बताओ इतना पार्ट क्या है, क्या है आपको दिख नहीं रहा, इधर आओ, क्या आपको दिख नहीं रहा, कहां गया, ये रहा, दिख नहीं रहा क्या, ये फिस्कल डेफिसिट नहीं दिख रहा आपको, क्लियरली दिख रहा है कि क्या ये फिस्कल डेफिसिट। आओ, अरे कहां है भाई, हाँ ठीक है, तो क्या ये फिस्कल डेफिसिट, तो अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता, फिस्कल डेफिसिट सिर्फ क्या बचा, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अच्छा और सब छोड़ो, और सिंपल से बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट तो बोरोइंग्स होती हैं, बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यस, ये नहीं हो सकता, तो यही है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, बट इसका मतलब क्या है उसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये चीज समझ में आने से रहेगी, समझ में आ नहीं पाएगी। तो पहले अभी इधर आ जाओ जरा, मैं अभी समझा रहा हूं प्राइमरी डेफिसिट, पहले थोड़ा सा समझ लो होता क्या प्राइमरी डेफिसिट। बेटा देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये है 2024 और ये है 2025 और ये है 2026, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। सर 24-25 में सरकार ने यहाँ पे बोरो करा होगा, और जो बोरो करा होगा तो सरकार उसका इंटरेस्ट कहाँ पे करेगी, 25-26 में यहाँ पे करेगी उसका इंटरेस्ट, मानते हो बात, हाँ जी सर। और सरकार सर यहाँ पे बोरो भी तो करेगी, पैसा यहाँ पे भी इस साल भी बोरो करेगी, हाँ जी करेगी बेटा। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे खर्चे मीट कहां से करे, सरकार का पैसा ही नहीं, सरकार बोरो ही करती रहती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी क्या करती है, बोरो करती है। हमारी सरकार बेटा इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी क्या करती है, बोरो करती है। ये बात तुम लोग मान के चलना, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब इस साल जो इंटरेस्ट पे करना है, ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है ना तुम लोगों को, इंटरेस्ट पे करना है, सरकार पता क्या करेगी, सरकार ये जो अमाउंट बोरो करने जा रही है इसके अंदर ये इस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो पैसा है वो भी बोरो कर लेगी। सुन ली मेरी बात। तो सरकार ने सर 2025-26 में जो बोरो करा उसके अंदर एक अमाउंट और है जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो भी पे करने के लिए हमने बोरो कर लिया, ठीक है सर। बट सर सरकार को देखना है कि 2000 करंट ईयर के अंदर, करंट ईयर लिख रहा हूं वर्ड, करंट ईयर के अंदर, सर करंट ईयर कौन सा है बेटा, करंट ईयर है 25-26, करंट ईयर के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं वो कितने हैं,
उनको पूरा करने के लिए हमने कितनी बोरोइंग्स ली हैं? तो आप ध्यान रखना हमेशा, जो टोटल बोरोइंग्स है आपकी, पहले लिखो बोरोइंग्स, है ना, जो आपने बोरोइंग्स लिए, इसमें अगर करंट ईयर की बोरोइंग्स निकालनी है तो बेटा प्रीवियस ईयर का खर्चा माइनस कर दो। सर प्रीवियस ईयर का तो एक ही खर्चा है, कौन सा? इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट यानी मान लो अगर मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी 10 करोड़ की और मैंने बोरो करा है 100 करोड़ का, यानी सर बोरो कितना करा बेटा? 100 करोड़ का बोरो करा है। इंटरेस्ट पिछले साल की कितनी थी बेटा? 10 करोड़ की थी, यानी 90 करोड़ जो है ना, ये इस साल के खर्चे पूरे करने के लिए बोरोइंग करी है। तो सर प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली बोरोइंग्स होती है, बोरोइंग्स होती है टू मीट करंट ईयर्स एक्सपेंडिचर। समझे बात? टू मीट करंट टू मीट करंट ईयर्स एक्सपेंडिचर। ये लो भाई, सिंपल सोबर। सर बोरोइंग्स, ठीक है, टू मीट करंट ईयर्स एक्सपेंडिचर, ये प्राइमरी डेफिसिट होता है। कैसे निकालते हैं? ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता था, ये माइनस कर दो बस। और प्रीवियस ईयर का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, एक ही खर्चा था, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है, जो पिछले साल को बिलोंग करता था वो हटा दिया। सिंपल। तो ये प्राइमरी डेफिसिट। सर इसकी इंप्लीकेशन क्या है? दो देख लो, सिंपल सी है। ये क्या शो करता है कि सरकार के बजट में जो डेफिसिट आ रहा है वो सरकार की बेटा करंट पॉलिसीज की वजह से आ रहा है, ठीक है, करंट ईयर की पॉलिसीज। और अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता है, इंक्रीजिंग प्राइमरी डेफिसिट मींस, ठीक है, क्या है? गवर्नमेंट इज अनेबल टू कर्टेल, सरकार अपने खर्चे रोक नहीं पा रही है, करंट खर्चे नहीं रोक पा रही है विद इन इट्स करंट रिसीट्स। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, ठीक। अब यहां तक हमारी सारी बातें हो चुकी हैं और इसी के बेसिस पे बेटा हमारे सामने न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा सीबीएसई में 2011 के अंदर न्यूमेरिकल आया था, सीबीएसई के अंदर, ठीक है। उसके बाद पेपर में तो नहीं आया, सैंपल पेपर में तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मुलेज क्या है। मैंने फॉर्मुलेज तो लिखवा ही दिए हैं तुम लोगों को, ठीक है। एक बार साइड में और लिख देता हूं मैं, है ना। आरडी का फॉर्मूला याद है? बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। एफडी का याद है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स। और एफडी इज इक्वल्स टू क्या? सीधा बोरोइंग्स। और सर बेटा प्राइमरी डेफिसिट का एक ही फॉर्मूला याद कर लो कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये लो, ये फॉर्मूलेज हैं तुम लोगों के, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर सही में कुछ भी नहीं है। इतनी बात क्लियर है? चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो अब सर ढंग से तमीज में देखना बिल्कुल। सर सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ठीक है। आओ जरा, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, दे रखा है कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा? दे रखा है ये 100, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी दे रखी है? 80। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 20, ठीक है। 20 करोड़ दे रखी है, अरब्स दे रखे हैं, अरब में दे रखी है, जिसमें दे रखे हैं लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, 20 करोड़। उसके बाद सर फिस्कल डेफिसिट, आओ जरा फिस्कल डेफिसिट देखें। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स। सर टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू भी आता है और कैपिटल भी आता है, दोनों को ऐड करो। तो यानी बेटा ये हो गया 100 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। तो आप दोनों को ऐड करें, 100 प्लस 110, ठीक है, माइनस सर टोटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 80। रेवेन्यू रिसीट्स है 80। अब देखो मेन बात यहां पे सुनना, सर लिखा हुआ है कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरिंग्स। वो कैपिटल रिसीट्स दे रखी हैं जिनके अंदर से बोरिंग्स ऑलरेडी माइनस करी हुई हैं, हटा दी हैं, इसके अंदर से पहले से ही हटी हुई हैं बोरिंग्स। तो हमें तो अलग से हटानी पड़ जाती ना, उन्होंने तो काम आसान कर दिया, उन्होंने तो बोरिंग्स माइनस करके ही दी हैं और हमें वही कैपिटल रिसीट चाहिए होती जिनके अंदर बोरिंग्स ना हो। सिंपल। तो बस कुछ करना ही नहीं है, 95 लिख दो बस यहाँ पे। हाँ जी, तो 210 माइनस ये कितना आएगा? ये आएगा 175, है ना। तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 35 करोड़ आपकी उधारी निकल के आ गई, बोरिंग्स 35 करोड़ उधारी निकल के आ गई। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? आगे चले, ठीक है। हाँ जी सर, एक लास्ट चीज और रहेगी, ये तुम लोगों को पता है पीडी, और ये तो बहुत ही सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें कितना निकाला? 35 करोड़।
इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 10 दे रखा है इंटरेस्ट, ये आ गया तुम लोगों का 25 करोड़। ये लो भाई, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमें करने हो। बोलो क्लियर है? तो अब हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कैलकुलेट क्या करना है हमें, आरडी, कैलकुलेट आरडी, एफडी एंड पीडी। ठीक है, यानी कहने का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज है, आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी, और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता है आरडी निकालना, तो आरडी का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सब बच्चों को याद हो चुका है फॉर्मूला। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से निकाले बेटा, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो आपको दे रखा है सीधा डायरेक्टली, कितना दे रखा है देखो इधर 80 दे रखा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 80। ठीक है, और माइनस करनी है रेवेन्यू रिसीट्स, और रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर दो रिसीट्स आती है, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स। दिख रहा है ये टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, याद होगा आपको, अभी तो पढ़ाया था। रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, टैक्स में और नॉन टैक्स में, याद आ गए है ना। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टैक्स और नॉन टैक्स कितनी है, 47 और 10 है ना, तो 47 प्लस 10, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। तो यानी 80 माइनस 57, ठीक है, कितना आ गया ये आ गया 23। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होती है सीधा डायरेक्टली बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था पहले भी कि सरकार की जो उधारियां होती हैं वही क्या होती हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। और बोरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है, बोरिंग्स हमारी 32, तो यहां जाएगा 32। डन। अब लास्ट हमारी बात रह गई है, दैट इज किसकी, प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट कुछ नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर का जो खर्चा है वो माइनस कर दो, वो सिर्फ एक ही खर्चा है, इंटरेस्ट का। देखो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चलो फिस्कल डेफिसिट कितना निकाला आपने, 32। इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा, देखो ये दे रखा है इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 20। लो माइनस करो 20, कितना आ गया 12। ये लो भाई, तो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है 23, 32 और 12। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये। आगे चले, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन करा दिए, मोर देन सफिशिएंट है समझने के लिए बातों को। ठीक है, क्या निकालना है, आरडी एफडी पीडी निकालना है। तो सबसे पहले आरडी पे जाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, एक तो हमेशा फॉर्मूला लिखा करो, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उधर देखोगे तो 100। ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, रेवेन्यू रिसीट्स है 70, रेवेन्यू रिसीट्स है 70, तो कितना आ गया यहाँ पे 30। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, हाँ जी सर। ठीक है 30। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। याद कराया था कल मैंने, है ना, याद कराया था आप लोगों को। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा बोरिंग्स की, ठीक है, तो ढंग से देखो, पहले टोटल एक्सपेंडिचर देखो, सारे एक्सपेंडिचर ले लो। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये, और सर कौन सा बेटा, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। 3 एक्सपेंडिचर आपको देना है, सारे एक्सपेंडिचर ले लो तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, यानी 120, 100 और 80। देखो इधर 120, 100 और 80, ये क्या हो गया बेटा, ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर हो गए। माइनस क्या करना है, टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स आती है और कैपिटल रिसीट्स आती है। रेवेन्यू रिसीट 70 है, कितनी है 70। ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसीट 70 प्लस कैपिटल रिसीट जिसके अंदर बोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, कैपिटल रिसीट जिसके अंदर बोरिंग्स होनी ही नहीं चाहिए। आओ जरा देखें बोरिंग्स, तो कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरिंग्स दे रखी हैं, कितनी है बेटा 140, है ना, तो यहां पे सिर्फ आप ऐड करोगे 140, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया हमारा 200 और 100, 300 माइनस कितना, ये आ गया हमारा 210, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90। तो बेटा यहां पे देखें तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 90। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डेफिसिट है बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट है 90, माइनस करो इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है, ये देखो इंटरेस्ट पेमेंट लास्ट में कितने 30, ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 60। ये लो भाई, हो गया डंडना डंडन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करके जाना। ठीक है, जब भी एग्जाम्स हो इनको करके जाना, ये कब आ जाएंगे पता नहीं चलेगा आप लोगों को।
अब बेटा आज हम अपने आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आखिरी है तो नहीं, ठीक है, बट हमें काफी सारी चीजें इसके अंदर समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, आओ दाओ। अब काफी सारी जगह पे ये टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया जाएगा, बुक्स के अंदर भी देखोगे तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बट ऑब्जेक्टिव्स तो हमें तब समझ में आए जब हमें यह पता हो कि बजट है क्या, ठीक है। तो बजट क्यों बनाया जाता है, उसके क्या रीजन है, हम क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं, वो हमें बाद में समझ में आएंगी। पहले हमें बजट पढ़ना था, तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपको, बजट है क्या। अब मैं किस पे आ रहा हूं? मैं ऑब्जेक्टिव्स पे आ रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। और जैसे ही हम बात करेंगे बेटा किसकी? ऑब्जेक्टिव्स की। देखो इधर आओ, जैसे ही हम बात करेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो यह है रीजंस बेटा कि हमें क्यों बजट बनाना पड़ता है। पहला, फर्स्ट बेटा, फर्स्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या उसको आप बोल सकते हो रीएलोकेशन। क्या? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं जो बातें बताऊं आपको बस वही सुननी है और समझनी है, ढंग से सुनना। सरकार बजट इसलिए बनाती है ताकि हम अपने देश के अंदर जो सरकार के पास रिसोर्सेज हैं उसको देश के अंदर बेटा एलोकेट कर पाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब क्या है? सरकार जो रिसोर्सेज है बेटा पता है किस चीज पे लगाती है? टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स इन द इकोनॉमी। सरकार क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? पब्लिक गुड्स। सर पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? इनके दो फीचर होते हैं, आप सबको याद रखना है। सर दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है, और नॉन राइवलरस होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस, ठीक है, नॉन राइवलरस, ठीक है सर। यानी सर, ठीक है, नॉन कंपीटिंग होते हैं, ठीक है, और कोई भी इसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं इसका, स्ट्रीट लाइट्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका? पब्लिक गुड्स का। सर स्ट्रीट लाइट्स को कोई भी फ्रीली एक्सेस कर सकता है, और जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो एक के कंजम्पशन की वजह से ऐसा नहीं होगा कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो दे आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, ठीक है सर। तो सर सरकार अपने गवर्नमेंट बेटा रिसोर्सेज को एलोकेट करती है इकोनॉमी के अंदर टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स इन द इकोनॉमी, बिकॉज प्राइवेट फर्म्स डू नॉट फाइंड इट प्रॉफिटेबल। कभी रिलायंस को देखते हो, कभी टाटा को देखते हो इनको स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाते हुए, है ना। तो सर प्राइवेट फर्म्स डू नॉट फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स, देयरफॉर सरकार, गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स टू मैक्सिमाइजेस सोशल बेनिफिट्स इन द इकोनॉमी। क्लियर है? पहला समझ में आ गया सर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सरकार क्या करती है सर? अपने रिसोर्सेज एलोकेट करती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वर्ड ध्यान रखना, पब्लिक गुड्स। आगे चले सर। हाँ जी सर, उसके बाद आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है उसके बाद? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो सर देश के अंदर पता है क्या होता है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, और दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। richer is getting more richer and poor is getting more poorer, so this gap between richer and poor is widening, correct। अब हमें क्या करना है? सरकार बेटा जो बजट बनाती है, सरकारी जो बजट बनाती है, इसका बेटा एम, इसका ऑब्जेक्टिव होता है इस गैप को कम करा जाए, इस डिस्पैरिटी को कम करा जाए, जो रिचर एंड पुअर के बीच में बेटा डिस्पैरिटी चल रही है। कैसे? अब दो बातें ध्यान रखना। गवर्नमेंट पता है क्या यूज करती है बेटा? गवर्नमेंट यूज करती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है टू द पीपल हुज इनकम लेवल इज लो। ये बात बस ध्यान रखनी है सर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अभी पढ़ा के आया हूं पीछे कि बेटा इनकम बढ़ती है तो सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी, इनकम कम होगी तो गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी। सर ऐसा क्यों? सरकार गरीबों पे हमारे देश के अंदर कम बर्डन डालना चाहती है डायरेक्ट टैक्सेस का। तो सर हम किससे टैक्सेस लेते हैं? अमीरों से, और इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज वो किसको देते हैं? जरा जल्दी से बताओ बेटा। गरीबों को, पुअर सेक्शन को, लोअर इनकम ग्रुप को। इससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और कहीं ना कहीं जो डिस्पैरिटी है बिटवीन रिचर एंड पुअर वो कम होती है, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का पहले मीनिंग जान लो। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है देश के अंदर बेटा रियल जीडीपी का बढ़ना, ठीक है। हाँ पहले तो ये जान लो। अब इकोनॉमी के अंदर बेटा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। ध्यान रखना सारे की सारी चीजें, मैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे बेटा रियल जीडीपी बढ़ेगा देश के अंदर, ठीक है। हाँ जी, और रियल जीडीपी अगर बढ़ेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, तो बेटा हम क्या अचीव करते हैं? हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेते हैं। हम बोलते हैं वी हैव अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट द इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है सर, बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अब सुनते रहना तुम लोग सारी बातें, यहां तक समझ में आ गई। अब सर प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? बेटा प्रोडक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है, दो फैक्टर्स पे। एक तो बेटा देश के अंदर जो अवेलेबिलिटी है किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की। और दूसरा सर जो देश के अंदर टेक्नोलॉजी है, क्या है जो देश के अंदर, बताओ, टेक्नोलॉजी, वो अपग्रेड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सर गवर्नमेंट का बजट किस पे फोकस करता है? बेटा सरकार का बजट इसी बातों पे फोकस करता है कि हमें अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है और नए नए रिसोर्सेज ढूंढने। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अंडमान के अंदर कि हम लोगों को कोई क्रूड ऑयल का भंडार मिलने वाला है, ऐसा किसी नेता ने अनाउंस करा है। तो इस टाइप की एक्सप्लोरेशंस अगर चलती रहेंगी और हमारे देश में रिसोर्सेज ऐड ऑन होते रहेंगे, हमें नए रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। समझ में आ गई बात? एंड वी विल अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सरकार के बजट का एम यही है कि हम ये सारे काम करते रहें, नए नए रिसोर्सेज ढूंढें, नए नए रिसोर्सेज ढूंढें, ठीक है, और बेटा टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करें ताकि प्रोडक्शन बढ़े, रियल जीडीपी बढ़े और क्या हम अचीव कर लें, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? तीन बातें हो गई सर, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। और अगर हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बताता हूं मैं, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। याद रहेगी बात क्या बोल रहा हूं, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये लो भाई, इन्फ्लेशन पे और डिफ्लेशन पे कंट्रोल करना। सर महंगाई और मंदी, देश के अंदर महंगाई और मंदी पे हमें क्या करना है बेटा, कंट्रोल करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी सर प्राइस का एकदम से बढ़ जाना, प्राइस का एकदम से कम हो जाना, ऐसा नहीं हो। प्राइस बढ़े बट परसिस्टेंट, धीरे 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 बढ़े ना। प्राइस अगर बढ़ना भी है तो धीरे 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 बढ़े, है ना। एकदम से बढ़ जाना, एकदम से कम होना, बेटा ये इनस्टेबिलिटी का साइन होता है। तो सर सरकार बजट क्यों बनाती है? बेटा सरकार बजट इसी वजह से बना रही है, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहते हैं। कैसे? आप ज़्यादा ढंग से सुनना, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर देश के अंदर महंगाई आ रही है तो सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है। कैसे? क्या यूज़ करके? बेटा सरप्लस बजट यूज़ करके। बताया था मैंने आपको। सरकार कौन सा बजट यूज़ करती है? सरप्लस। क्या मतलब? सरप्लस बजट बोलता है कि सरकार का रेवेन्यू ज़्यादा है सरकार के खर्चे से। यानी सर खर्चे का मतलब बेटा सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्स ही है, यानी सरकार टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रही है। और अगर सरकार लोगों से टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रही है तो लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, वो खर्चा कम कर पा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। और सर डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है? बेटा डिफ्लेशन इसका अपोजिट, सरकार पता क्या करेगी? इसका अपोजिट बेटा डेफिसिट बजट बनाएगी। क्या बनाएगी? डेफिसिट बजट। और डेफिसिट जो बजट है बेटा, ढंग से सुनना, इसका मतलब है कि रेवेन्यू कम है और सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। तो यानी सरकार बेटा आप पे टैक्सेस कम ले रही है, आपसे टैक्सेस ना कम ले रही है और आप पे खर्चा ज्यादा कर रही है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल सा मीनिंग यह है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, आप इकोनॉमी में जाके खर्चा करोगे, गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, सारी चीजें खरीदोगे, तो और चीजों के प्राइस बढ़ने लगेंगे, तो जो डिफ्लेशन थी वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो सरकार बजट क्यों बना रही है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजों की वजह से। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे हम आते हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर। देखो सरकार का मेन एम ही तुम लोगों को पता है क्या है, गवर्नमेंट का मेन एम ही सोशल वेलफेयर होता है। सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए ऑपरेट नहीं करती, सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरह काम नहीं करता, सरकार का मेन एम है समाज सेवा, ठीक है, सोशल वेलफेयर। करेक्ट। तो बजट के अंदर आपको ये बात अभी तक दिख जानी चाहिए थी सर। क्या? पहला कि सरकार क्या प्रोड्यूस करती है? पब्लिक गुड्स। हाँ सर, स्ट्रीट लाइट लगवा रही है, पार्क्स बनवा रही है। कौन बनवाता? कोई भी नहीं बनवाता, है ना। और सर सरकार और क्या कर रही है? बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अभी देखा ना क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसको पड़ी है? किसी को नहीं पड़ी, सरकार ही कर रही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और क्या कर रही है? बेटा सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रही है। ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है? बेटा सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार का मेन एम क्या है? सरकार का मेन एम है सोशल वेलफेयर। ध्यान रखोगे, इसके अंदर ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं। अब लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट के 2 बहुत ही सिंपल, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, लास्ट के 2 को। इधर आओ, ठीक है। हाँ,
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सरकार अपने बजट के थ्रू, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या करती है, बहुत सारी स्कीम्स बेटा इंट्रोड्यूस करती है। जैसे मान लो कि एक स्कीम का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, मनरेगा ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, MG नरेगा, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं मनरेगा, ठीक है, ये लो, मनरेगा 2005 बोल दो उसको, वैसे 6 है 2005। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। सर इस टाइप की स्कीम सरकार अपने बजट के थ्रू लेके आती है और वो स्कीम्स इंश्योर करती हैं कि हमारे देश के अंदर बेटा लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। सरकार के बजट बनाने का एक ये एम भी है कि इकोनॉमी के अंदर इतनी ज्यादा एक्टिविटीज, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें कि देश के अंदर बेटा ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले लोगों को, ठीक है। तो अभी मैंने ये बात कवर तो करी कि सोशल वेलफेयर के अंदर कि सरकार अपने बजट के थ्रू क्या इंश्योर करती है बेटा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद बेटा लास्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार की काफी सारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियां। सर फॉर एग्जांपल बताओ बेटा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NTPC, ठीक है, हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद बेटा, उसके बाद ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसके बाद BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एटसेट्रा, काफी सारी हैं ऐसी। सर इनको मैनेज सरकार किसके थ्रू करती है बेटा, अपने बजट के थ्रू। सुन रहे हो मेरी बात, इनको मैनेज कैसे करती है, अपने बजट के थ्रू। समझ में आ गई बात। तो सरकार बजट क्यों बनाती है बेटा, सरकार बजट इसी रीजन से बनाती है कि उसके सामने उनको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल करने हैं, कि अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना है, गरीब और अमीर के बीच का गैप कम करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल वेलफेयर इंश्योर करना है, ठीक है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और अपने पब्लिक सेक्टर को मैनेज करना है, ठीक है। यहां तक तो डन हो गया, यहां तक मैंने सारी चीजें करा दी। एक एडिशनल टॉपिक और देख लो बस, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आप पढ़ के तो आए हो, रेवेन्यू और कैपिटल, बट इसके अलावा भी हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, बस हल्का फुल्का सा देख लेना इसके ऊपर। एक होता है बेटा प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है, हाँ जी सर। ऐसे ही बेटा डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, ठीक है सर। और ऐसे ही आपके सामने आते हैं प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। ये 3 कैटेगरी और देख लो, बस खत्म बात, ज्यादा लिखवा नहीं रहा इसके बारे में, सुन लो बस। सर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं बेटा, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जब आप खर्चा करते हो तो उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जरूर होगा, यानी खर्चा, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी भी जा रही है और प्रोडक्शन भी हो रहा है। बट सर नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड, सरकार ने इंटरेस्ट पे करा, नॉन प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ पैसा जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। सर डेवलपमेंट बेटा वो खर्चे जो सीधा किससे रिलेट करते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, मानते हो बात को, किससे रिलेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी सर, ठीक है। और नॉन डेवलपमेंटल बेटा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, ये तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री से रिलेट ही कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हम बना रहे हैं। सर ये बेटा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेट तो नहीं करते, बट दीज आर इसेंशियल, ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, बट दीज आर इसेंशियल। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ओवर डिफेंस, सरकार डिफेंस पे खर्चा करती है, हाँ जी, बताओ इसेंशियल है नहीं है, हाँ। सर सरकार टैक्स कलेक्ट करने में भी खर्चा करती है, हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये सब नॉन डेवलपमेंटल खर्चे। सर प्लांट, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरकार की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, सरकार जो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, अगर वहां पे सरकार ने कोई खर्चे मेंशन कर रखे हैं तो बेटा सारे के सारे प्लान है, यानी कहने का मतलब सरकार ने पहले से सोच रखा है, इस बार हम 4 स्कूल बनाएंगे, 5 हॉस्पिटल बनाएंगे, 2 एम्स बनाएंगे, ऐसा सरकार ने प्लान कर रखा है, तो प्लान एक्सपेंडिचर्स है जो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर मेंशन है। बट सर सरकार ने कुछ खर्चे ऐसे हैं जो प्लान नहीं करे हुए बट फिर भी सरकार को करने पड़ जाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ओवर या रिलीफ गिवन टू केरला फ्लड विक्टिम्स। केरला में बाढ़ आ गई, हमने क्या प्लान करा हुआ था? हमें पता था क्या बाढ़ आ जाएगी? नहीं। तो ऐसे खर्चे जहां पे आप रिलीफ दे रहे हो अर्थक्वेक विक्टिम्स को, ये सब नॉन प्लान्ड होते हैं। तो वो खर्चे जो आपने प्लान करे नहीं है फिर भी आपको करने पड़ गए। समझ में आ गई बात? यहां तक कर लेना जितना भी मैंने आपको कराया है ना, काफी कुछ करा दिया है, पूरा का पूरा ही करा दिया है मैंने। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पूरा गवर्नमेंट बजट पढ़ा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, कमेंट करके बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात, अगर आप मेरे से अलग से मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, मैं आपको बताता हूँ। चलो इधर आप सीधा अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाओ, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको ये यूजी पीजी K12 में जाओ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको महापैक। तो आप यहाँ पे बेटा कॉमर्स का महापैक ले सकते हैं। महापैक का मतलब ये होता है कि आपके हमारे जितने भी बैचेज आएंगे पूरे साल, सबका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, और सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि पूरे साल आपको क्या करता है, पूरे साल बेटा हमारे इस बार के टॉपर्स है ये, पूरे साल आपको क्या देता है, एक्सेस देता है सारी चीजों की। ध्यान रखना, एक्सेस देने का मतलब कि जितना भी बैचेस आएंगे तो आपको उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब इधर आओ, तो ये प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं, मोर ऑफर्स पे जाओ, आपको मेरा कोड पता होना चाहिए, मेरा कोड है 8111, लगाओ, अप्लाई करो और 30% ऑफ पाओ, ठीक है। और बेटा इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ बैचेस के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा बेटा वन शॉट कंप्लीट, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। टिल देन ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और चैनल को खूब ज़्यादा प्यार दो, ठीक है, तुम लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।